Synopsis done, introduction done, after that discovery of Hampi done, after that Rayas, Naikas and Sultans done, then Kings and Traders done, apogee and decline of the empire done, legacy of the empire done, after that Rayas and the Naikas done, major innovation in the empire related to the Naikas done, Vijayanagar the capital and its environs done, water resources done, fortifications and roads done, outer acha Abdul Razak done, outer wall done, inner walls done, references as per Abdul Razak and Faiz done, why the agricultural tracts were incorporated within the fortified area of Vijayanagar empire done, फोर्ट डिटेल में चल रहे थे हम, टिपिकल फीचर्स डन, अबाउट रोड्स डन, द अर्बन कोर डन. Now yesterday I think we completed our point till the Royal Center. After that आ गया था module 1. Module 1 was completed. Short answer questions थे. After that long answer questions थे जो आपको complete करने थे. About nearby there was 7 multiple choice questions. Those were also to be completed. कल ही हमने start कर दिया था the महानवमी डिब्बा, जिसमें कि हमने ये पढ़ा था कि एक राजा का महल हुआ करता था जो दो बड़े प्लेटफॉर्म्स में डिवाइड था. One impressive and the bigger platform was termed as the audience hall. Second was the महानवमी डिब्बा. दूसरी बात, ऐसा कोई भी डेफिनेट एविडेंस हमारे पास नहीं है जो ये प्रूव करे कि किंग्स पैलेस एक रॉयल रेसिडेंस था. कुछ फीचर्स इसके हम पढ़ लेते हैं. ये एक कॉम्प्लेक्स की तरह था जो डबल वॉल्स और ऊंची और डबल लेयर्ड वॉल्स से सराउंडेड था और चारों तरफ हर चीज सड़कों के द्वारा कनेक्टेड थी. सड़कों मतलब स्ट्रीट्स के द्वारा कनेक्टेड थी. Everything, everyone or the other thing was connected through the street. अब now we will start, we shall start our lecture today. हम start करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है. So to be very clear and honest, from today we will study about the two distinctive platforms of the royal residence जो नहीं था actually the king's palace. First is the audience hall and second is the महानवमी डिब्बा. अब ये राजा के महल जिसको हम किंग्स पैलेस कह रहे हैं, इसके अंदर ये दो जो बड़े प्लेटफॉर्म थे, द ऑडियंस हॉल एंड द महानवमी डिब्बा. काइंडली टू बी एक्सप्लेन. फर्स्ट पॉइंट, द ऑडियंस हॉल. पहला पॉइंट इसका, हाई प्लेटफॉर्म विद स्लॉट. पहली बात, ऑडियंस हॉल एज कंपेयर टू महानवमी डिब्बा ऊंचे लेवल पे था. यानी कि दोनों प्लेटफॉर्म्स में हायर स्टेज पर कौन था? ऑडियंस हॉल. यानी कि हायर पोजीशन पर, हायर अलाइनमेंट पर, हायर कोऑर्डिनेट्स पर, हायर डिग्री पर कौन बना हुआ था? ऑडियंस हॉल विथ स्लॉट्स. वो भी स्लॉट्स में, यानी कि आप समझ सकते हैं पार्ट्स में. एक पूरा प्लेटफॉर्म है, उसको स्लॉट्स में डिवाइड कर रखा है. For wooden pillars situated at regular intervals in close proximity. Now you can say, you can ask me, sir, how can a single platform, if you are talking about the audience hall, is formed on a single platform? Then you are telling that it is formed in slots. How? Pillars की मदद से. अब उस पर पिलर्स खड़े थे लकड़ी के और वो पिलर्स की मदद से ही वो पूरा प्लेटफॉर्म स्लॉट्स में डिवाइडेड था. वो पिलर्स किस तरीके से सिचुएटेड थे? दोज पिलर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वर मेड ऑफ वुड, यानी कि दोज वर वुडन पिलर्स. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पिलर्स के आपस में प्रोक्सिमेट डिस्टेंस था. आप कहोगे मतलब सर, मतलब अगर दो खंबे ये हैं और दोनों के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है तो अगले दो के बीच में भी 2 ही मीटर का डिस्टेंस था. यानी कि देयर वाज एक्चुअली परफेक्ट नियर बाय परफेक्ट प्रोक्सिमेट डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द टू पिलर, जिसकी वजह से हम कहते हैं दैट ऑडियंस हॉल वाज एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म, या was actually situated on the high platform, या can be said to be as a high platform as compared to the Mahanavmi Dibba, which was divided into slots because the pillars were situated onto that platform with regular intervals, यानी कि at regular intervals with equal proximity between each of the two pillars. Next point, staircase going to the second floor. इसी प्लेटफॉर्म से एक सीढ़ी जा रही थी. सीढ़ी मतलब स्टेयरकेस, जीना बोलते हैं जिसको उर्दू में. स्टेयरकेस गोइंग टू द सेकंड फ्लोर. यहीं से एक जीना, एक स्टेयरकेस, एक सीढ़ी जाती थी दूसरे फ्लोर पर, सपोर्टेड ऑन दीज पिलर्स. और वो दूसरा फ्लोर जो था उन पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ था. समझ रहे हैं आप? सिंगल प्लेटफॉर्म, पिलर्स खड़े हैं, इक्वल प्रोक्सिमेट डिस्टेंस पर हैं, उन पिलर्स के ऊपर दूसरा फ्लोर खड़ा हुआ है. ठीक है. और इसी प्लेटफॉर्म से एक जीना जा रहा है उस सेकंड फ्लोर को. यानी कि दैट स्टेयरकेस वाज द मीडियम टू कनेक्ट दैट सेकंड फ्लोर विद द प्लेटफॉर्म, जिसको हम कह रहे हैं ऑडियंस हॉल. और इनके बीच का जो आप कह सकते हैं होल्डिंग मीडियम्स थे, वो थे पिलर.
Note free space left between the pillars motivates to conclude that it is not clear for what the hall was used for. Up, there are many things on the basis of which we can say that, on the basis of which we can explain what the audience hall was, as we have explained just now, that this was the audience hall, because it was the higher platform, it was divided into slots, okay? How it was divided into slots? As there were many pillars which were present at regular intervals with equal proximate distance between them, and I think there was a staircase which was connecting this higher platform to its second floor, and that second floor was folded on the pillars which were actually constructed on the first floor, यानी कि प्लेटफॉर्म पर बने हुए थे. दूसरी बात, कुछ चीजें, इतनी चीजें हमें पता है, तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा डाउट, या उसके बारे में हमारे डाउट्स क्लियर नहीं किए गए. डाउट्स भी क्लियर कैसे होते? एफिशिएंट सोर्सेज और एविडेंसेस नहीं मिले उस चीज को प्रूव करने के लिए, देयरफॉर दैट थिंग डजंट बिकेम एविडेंट, ड्यू टू विच वो एविडेंट नहीं बन पाई चीज, जिसकी वजह से रीजनेबल वो चीज नहीं हो पाई. आप कहोगे ऐसी कौन सी चीज थी? लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं. पिलर्स के बीच में हमने बात की थी, देयर वाज प्रॉक्सिमेट डिस्टेंस लेफ्ट बिटवीन द पिलर्स, यानी कि फ्री स्पेस वाज लेफ्ट बिटवीन द पिलर्स. अब ये जो पिलर्स के बीच का फ्री स्पेस था, इस फ्री स्पेस को देखकर ये कंक्लूजन निकल के आता है दैट ये तो था कि यस यस देयर वाज फ्री स्पेस बिटवीन द पिलर्स, बट इट वाज नॉट एक्चुअली मेड थियोरेटिकली क्लियर दैट व्हाई दिस फ्री स्पेस वाज बीइंग अवेलेबल बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव पिलर्स, ठीक है, फॉर विच द हॉल वाज यूज्ड फॉर. यानी कि ये तो था कि दोनों पिलर्स के बीच में स्पेस है. भाई देखिए, टेक्निकल इशू तो ये है कि ठीक है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप बना रहे हैं, अगर 20 पिलर्स बना रहे हैं तो बीच में प्रॉक्सिमेट डिस्टेंस रखेंगे, तभी जाकर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक दूसरा प्लेटफॉर्म खड़ा, मजबूत स्थिति में आप खड़ा करने की स्टेट में आ सकते हैं. ये तो एक टेक्निकल पॉइंट होता है. बट ऑडियंस हॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, व्हाई दिस स्पेस वाज बीइंग केप्ट बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव पिलर्स, तो उसका डाउट जो हिस्टोरियंस ने चाहा था उस तरीके से प्रूव वो नहीं कर पाए. ड्यू टू विच वी कैन इजीली से दैट the space which was left free between the pillars clearly motivates or clearly overstates us to conclude, yani ki to make a conclusion in our mind that yes, it is clear that there were pillars, and it is also clear that there was a space between the pillars, and it is also clear too that there was the space between the pillars with equal proximity. But it is not at all clear that for what that space was being left between the two pillars, या हम कह सकते हैं उस स्पेस का हॉल के लिए क्या यूज था. इस पर काफी रिसर्च की गई, बट द रिजल्ट डजंट केम आउट टू बी so much fruitful. That's why it is not being included as an evidence in your book. तो ये था किंग्स पैलेस का पहला पार्ट, हायर प्लेटफॉर्म, जिसका नाम था ऑडियंस हॉल. नाउ कमिंग ऑन टू महानवमी डिब्बा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. लोकेशन, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी एज कंपेयर्ड. अगर हम पूरे विजयनगर सिटी के हिसाब से बात करें, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बात करें, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बात करें, या ज्योग्राफिकल अलाइनमेंट के हिसाब से बात करें, तो ज्योग्राफिकली महानवमी डिब्बा को हम ये कह सकते हैं दैट महानवमी डिब्बा actually was situated at the location which can be said to be as one of the highest locations, या highest points in the city. यानी कि शहर के अंदर कुछ selected higher points थे, जिनमें कि एक higher point पर ये महानवमी डिब्बा नाम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिल्डिंग थी, ये टिकी हुई. Now you can say that, ठीक है sir, in short we have understood that the location of Mahanabhi Dibba was at nearby one of the highest points in the city. Second important point is that sir, kindly get us into the weighted features related to Mahanabhi Dibba. Weighted features मतलब जो necessary और required features हैं महानवमी डिब्बा को समझने के लिए. तो महानवमी डिब्बा को समझने के लिए पहला पॉइंट, मैसिव प्लेटफॉर्म विद द बेस. पहली बात, बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा, बहुत ही चौड़ा, यानी कि क्लियर इन लेंथ, क्लियर इन विड्थ, एंड ऑल्सो क्लियर इन डेप्थ. मोटाई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ये तीनों चीजें इस प्लेटफॉर्म में बेहद बड़े लेवल पे थी. सेकंड थिंग, बेस बहुत मजबूत था इस प्लेटफॉर्म का. ऑब्वियसली भाई लोअर प्लेटफॉर्म था तो बेस का मजबूत होना जरूरी है. कवर्ड कार्विंग्स कंटेनिंग रिलीफ फीचर. इसके बेस को मजबूत बनाने के लिए जगह जगह इस पूरे प्लेटफॉर्म को कार्व किया गया था. कार्व मतलब एट द पॉइंट वेयर द रेस्पेक्टिव, आप देखिए पूरा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बना हुआ है, तो जगह जगह जो है जिस एंगल से उस प्लेटफॉर्म को कार्व करना था ना, उसी एंगल से उसको कार्व किया गया था, जिससे कि आने वाले टाइम में भी कभी ये प्लेटफॉर्म हिल ही ना पाए. नींव इतनी मजबूत रखी गई थी दैट एंगल्स पे वर्क किया गया था, कोसाइंस पे वर्क किया गया था, साइंस पे वर्क किया गया था, मैथमेटिकली, जिससे कि किसी भी कंडीशन में आने वाले टाइम में इसके किसी भी तरीके से एंगुलर प्रोजेक्शन को इसके
बेस को, इसके बेस की जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसके एस्टेब्लिशमेंट को जरा सी भी दिक्कत ना पहुंचे, इसलिए रिलीफ फीचर्स इस तरीके के रखे गए। आप कहोगे सर थोड़ा हमें भी बताइए, मैथमेटिकल एनालिसिस आप कह रहे हैं दैट एवरीथिंग लेंथ विड्थ एंड ऑल हाइट वाइट जो भी है दैट वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट मैथमेटिकल एनालिटिकल अप्रोच, तो काइंडली गिव अस सम रेफरेंसेस अबाउट। तो ले लेते हैं अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट। पहली बात 11,000 स्क्वायर फीट का इसको रखा गया था सोच समझ के कैलकुलेशन से, एक्सटेंडिंग इट टू अ हाइट ऑफ 40 फीट 40 फीट, और हाइट कितनी रखी गई थी 40 फीट। तो आप समझिएगा 11,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से ही वो 40 फीट हाइट रखी गई। सपोज आप 200 गज का कोई प्लॉट लेते हैं, उस पर मकान खड़ा करते हैं, आप 40 फीट का मकान खड़ा नहीं कर सकते। यानी कि आप 40 फीट का मकान नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर उसके 4 फ्लोर खड़े करने हैं तो एक अलग बात है, फिर तो हर फ्लोर की हाइट अलग मैटर करती है, लेकिन एक ही फ्लोर की हाइट आप 40 नहीं कर सकते, ठीक है ना। दैट बिल्डिंग विल नॉट वर्थ इट, फॉर दैट यू नीड प्रॉपर, तभी तो कहते हैं ना वास्तु देखो, लेंथ देखो, विड्थ देखो, डेप्थ देखो, हाइट देखो, सब देखना पड़ता है, बट लोग आजकल देखते नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं है, ना जगह है लोगों के पास लोगों को देने के लिए। तो इसीलिए मैथमेटिकली 11,000 स्क्वायर फीट वाज द स्पेस एक्चुअली, जिसमें कि ये पूरा का पूरा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडेड था। सेकंड मोस्ट थिंग, इट वाज एक्सटेंडेड अप टू अ हाइट ऑफ 40 फीट। नोट, इट इज एविडेंट इट सपोर्टेड वुडन स्ट्रक्चर। ये बात जरूर पक्की है कि भाई ये जिस तरह से बना हुआ था महानगरी डिब्बा, ये वुडन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता था। ऑब्वियसली ज्यादातर चीजें लकड़ी की बनी हुई थी इसमें, और जिसमें कि आप ऑलरेडी इससे पहले ऑडियंस हॉल पढ़ चुके हैं जहां पर पिलर्स वुडन के थे। तब सोचिए आप कि भाई जो इससे हायर प्लेटफॉर्म पे था, जिसको हम ऑडियंस हॉल बोल रहे हैं, ये तो बेस है, ऑडियंस हॉल तो हाइट पे था इसके मुकाबले एज कम्पेयर टू इट। तो ऑडियंस हॉल के अंदर जो मीडियम ऑफ होल्डिंग थे वो पिलर्स, और पिलर्स किसके बने हुए थे, वुडन के थे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं दैट इसी बात से एविडेंस ये हो गया था दैट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये वुडन स्ट्रक्चर को तो सपोर्ट करता ही करता। नाउ कमिंग ऑन टू एनालिसिस, फर्स्ट पॉइंट रिचुअल्स। अब आप कहोगे सर दोनों बिल्डिंग्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज थी, वी हैव कम टू नो अबाउट दैट। नाउ काइंडली गेट अस इनटू द नॉलेज एंड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द रिचुअल्स, रिगार्डिंग द हैपनिंग which used to be मतलब which used to be regulated into the practice in that building या in that infrastructure. Rituals मतलब रीति रिवाज, probably coincided with Mahanavami, the great ninth day of a 10-day Hindu festival in autumn season, September and October, known in various terms at various palaces as. देखिए अब आप उससे पूछ सकते हैं why this name Mahanavami is being subjected to this Mahanavami Dibba. एक्चुअली देखिए क्या होता था उस वक्त, आपको मैं साफ बताऊं, राजा महाराजा बहुत धार्मिक होते थे, एंड दे एक्चुअली यूज्ड टू नेम एवरीथिंग related to some festival or related to some ritual of some festival related to some god. वो ईश्वर को मानते थे, अपने इष्टों को बहुत मानते थे, उन इष्टों के आधार पर ही वो आधे नाम रखते थे अपनी चीजों, जिसमें कि महानवमी का नाम क्यों रखा गया, बिकॉज आई थिंक महानवमी का नाम रखा गया था जो सितंबर अक्टूबर में नवरात्रे आते हैं, उनमें विजयदशमी से पहले जो लास्ट नवरात्रा होता है जिसको हम कहते हैं नवमी या महानवमी कह लो, विजयदशमी से पहले महानवमी होता है। भाई दो आते हैं नवरात्रे, एक वन नवरात्र मतलब वन द इनिशियल नवरात्रा के कम्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और मंथ मार्च और अप्रैल में आते हैं जब रामनवमी मनाई जाती है, ठीक है, वो अलग चीज है। बट इवेंचुअली वन नवमी के कम्स इन सितंबर एंड अक्टूबर, जब दशहरा की बात होती है। तो दशहरा से जस्ट एक दिन पहले जो नवरात्रा होता है, द लास्ट नाइन्थ नवरात्रा, नाइन्थ डे ऑफ दैट नवरात्रा, द ग्रेट नाइन्थ डे जिसको हम बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में महानवमी बोला जाता है। तो हिंदू त्योहारों का जो 10 दिन का त्योहार होता है वो दशहरा वाला, ऑटम सीजन में, यानी कि सर्दी आ रही होती है और गर्मी जारी होती है, बरसात जारी होती है, वो जो 10 दिन का त्योहार होता है हिंदुओं का, उसी में जो है जो नाइन्थ डे होता है उस नवरात्रे का, उसी को हम महानवमी कहते हैं। और ये महानवमी जिसको हम एक्चुअली नाइन्थ नवरात्रा मानते हैं ऑफ अ 10-day हिंदू फेस्टिवल विच कम्स इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर एट द अराइवल ऑफ द ऑटम सीजन या इन द ऑटम सीजन, बिफोर विंटर सीजन एंड आफ्टर रेनी सीजन, ये अलग अलग जगह पर, अलग अलग महलों में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है या जाना जाता था। आप कहोगे सर आज के रेफरेंसेस में हम बात करें तो किस जगह पर किस नाम से जाना जाता है ये फेस्टिवल जिसको महानवमी कहा जा रहा है, जिसके बेसिस पर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया था किंग्स पैलेस के अंदर। फर्स्ट एग्जाम्पल वन, इन नॉर्थ इंडिया इट इज टर्म्ड एज दशहरा, समझ गए, विजयदशमी बोल लो, दशहरा बोल लो। एग्जाम्पल टू, इन बंगाल इट इज टर्म्ड एज दुर्गा पूजा। थर्ड,
इन पेनिनसुलर और साउथ इंडिया। पेनिनसुलर यानी कि वो सारा इंडिया जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, यानी कि दैट इंडिया विच इज सराउंडेड बाय सी फ्रॉम इट थ्री साइड। ये तो कंप्लीट आप मानिए वो आपका साउथ इंडिया स्टार्ट हो रहा है नियर बाय, स्टार्ट तो महाराष्ट्र से हो जाता है और उधर जाके उड़ीसा तक चलता है। तो आप कहोगे वहां पे किस नाम से जाना जाता है? सिंपल बाय नवरात्रि और महानवमी। नवरात्रि और महानवमी, अंडरस्टूड। नेक्स्ट नोट, प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द विजयनगर किंग्स डिस्प्लेड ऑन दिस ओकेजन। अब आप कहोगे सर काइंडली रेफर दिस फेस्टिवल विद रेफरेंस टू द विजयनगर एम्पायर। हमें इसे विजयनगर एम्पायर से कनेक्ट होकर बताएं कि विजयनगर एम्पायर में इसका क्या महत्ता, क्या इंपॉर्टेंस थी जिसकी वजह से यहाँ पर नाम लिया गया है। सिंपल, ऑन दिस फेस्टिवल, ऑन दिस महानवमी, प्रेस्टीज एंड पावर, वही शक्ति प्रदर्शन होता था, जैसे कि हम अपनी 26 जैन को हम अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। लाइक दैट प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द किंग्स ऑफ विजयनगरा यूज्ड टू बी डिस्प्लेड ऑन दिस ओकेजन। पूरी स्ट्रेंथ डिस्प्ले करते थे वो अपनी, ये हमारी ताकत उस त्योहार पर। अंडरस्टूड। आज के लिए लास्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, द सेरेमनीज रिलेटेड टू द अबव एज। अब आप कहोगे कि सर काइंडली गिव सम इंस्टेंसेस ऑफ सम सेरेमनीज या ऑफ सम आप कह सकते हैं इवेंट्स व्हिच यूज्ड टू हैपन so as to show, so as to display, so as to portray the prestige and power of the Vijayanagar kings on this day। विजयनगर के राजाओं की प्रेस्टीज और पावर का जो शक्ति प्रदर्शन हम कह रहे हैं डिस्प्ले होता था इस दिन पे, उस दिन में एक्चुअली कौन कौन से रीति रिवाज होते थे या कौन कौन से इवेंट्स होते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्शिप ऑफ द इमेज। सबसे पहले तो उस देवता को पूजा जाता था जिस देवता को माना जाता था, समझ गए? इष्टों की पूजा होती थी। सेकंड, वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स। फिर जो राजाओं के घोड़े हैं और साथ में जो उनकी सेनाओं के सेनापतियों के घोड़े हैं, या सिंपल इन टर्म्स वी कैन से दैट द स्टेट हॉर्सेस, उन सब की पूजा होती है। थर्ड, सेक्रीफाइस ऑफ द बफेलो। भैंसों का, या आप कह सकते हैं हिंदी में जिनको हम कटरा पाड़ा बोलते हैं राजस्थान, उनको बफेलोज बोलो, इन इंग्लिश टोटली बफेलो समझो आप। उनका बलिदान यानी कि बलि चढ़ाई जाती है। बफेलोज के अलावा और भी एनिमल्स थे उसमें, बकरा, भेड़, बहुत सारे थे, गाय को छोड़ के कोई भी आ सकता था। फोर्थ पॉइंट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ डांस परफॉर्मेंसेस। अलग अलग तरह के नृत्य यानी कि डांस परफॉर्मेंसेस होते थे स्टेज पर। उसमें भारतनाट्यम भी था और भी कई डांस फॉर्म्स थे जो बहुत पुराने हैं, ओडिसी एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, रेसलिंग मैचेस। और ये तो बहुत पुरानी कला है भाई, जिसको हम कह सकते हैं कि रेसलिंग मैचेस होते थे, कुश्ती का खेल होता था। और वो कुश्ती का खेल ऐसा आम नहीं होता था, एक मरेगा एक जिएगा, सिंपल फंडा, लाइक ग्लैडिएटर्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट, कैपारिजन। ये क्या था भाई? कवर्ड विद अ क्लॉथ ऑफ प्रोटेक्शन एंड डेकोरेशन, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड सोल्जर्स टू लीड इन प्रोसेशन। कैपारिजन एक तरह की आप कह सकते हो भव्य रैली। आप कहोगे भव्य रैली, किस चीज की भव्य रैली? एक ब्यूटीफुल, जिसे कह सकते हैं ब्यूटीफाइड रैली, बड़े लेवल की वास्ट ब्यूटीफुल रैली। आप कहोगे मतलब सिंपली उस रैली के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते थे वॉर के, लाइक हॉर्सेस, लाइक एलिफेंट्स, लाइक चैरियट्स, चैरियट्स मतलब रथ, लाइक सोल्जर्स, सोल्जर्स मतलब पैदल अपने फौजी। ये सब सबसे पहले हॉर्सेज लाइन में होते थे, उसके बाद एलिफेंट्स, उसके बाद चैरियट्स, उसके बाद सोल्जर्स, ठीक है। जिनमें कि हॉर्सेस, एलिफेंट्स और चैरियट्स के जो हॉर्सेस होते थे या जो भी उसमें जानवर लगा होता था वो सब डेकोरेटेड होते थे। उनका शरीर का ऊपर का एक अंग नहीं दिखता था, सिर्फ पैरों को छोड़ के, यानी कि दे वर कंप्लीटली कवर्ड विद अ क्लॉथ फॉर टू पर्पसेस। फर्स्ट फॉर प्रोटेक्शन, सेकंड फॉर डेकोरेशन। वो कपड़ा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता था और वही उनको डेकोरेट करने के लिए भी होता था। अंडरस्टूड। ये था कैपरिज्म, यानी कि रैली निकलती थी लंबी। नेक्स्ट, रिचुअल प्रेजेंटेशंस बाय द नायकास बिफोर द किंग एंड हिज गेस्ट। उसके बाद राजाओं की शान में उनके जो सेनापति, उनके जो फौजी, या आप कह सकते हैं उनके जो आर्मी कमांडर्स जिनको हम नायकास कहते हैं, वो अपने राजा और अपने राजा के जो गेस्ट होते थे उनके सामने उनकी शान में क्या करते थे? उनकी शान में वो अलग अलग रीति रिवाज करते थे और उनके सामने नतमस्तक होकर विजयनगर के लिए ओथ लेते थे, यानी कि एम्पायर ओथ लेते थे। आखिरी दिन क्या होता था? इंस्पेक्शन ऑफ द आर्मीज लेड बाय द नायकास इन अ ग्रैंड सेरेमनी ऑब्लाइज्ड बाय द किंग। आखिरी दिन जब आ जाता था इस सेरेमनी का, पूरे के पूरे आई थिंक फेस्टिवल का, उस आखिरी दिन में नायकास अपनी आर्मीज को इकट्ठा करते थे
आगे वो लीड करते थे उनको, और लीड करके एक बड़ी सी सेरेमनी के अंदर राजा उनको पुरस्कृत करता था। पुरस्कृत मतलब रिवॉर्ड देता था, यानी कि द किंग यूज्ड टू रिवॉर्ड in a particular ceremony which was used to be celebrated at a very grand level, ठीक है, where the Nayakas, actually the commanders of the armies of the kings of Vijayanagara, used to inspect their armies, अपनी आर्मीज को इंस्पेक्शन करते हुए नायकास को ग्रैंड सेरेमनी में राजा की तरफ से पुरस्कृत, अवार्ड, रिवॉर्डेड किया जाता इन एन ओपन फील्ड, खुले मैदान में, जिससे सबको दिखाई दे। और इस पॉइंट का लास्ट फॉर्म है नोट, रिच गिफ्ट्स एंड अनकंडीशनल ट्रिब्यूट्स वर ऑफर्ड बाय द नायकास टू द किंग। और नायकास अपनी वफादारी को प्रूव करने के लिए राजा के सामने, राजा की शान में बड़े बड़े कसीदे पढ़ते थे, बड़े बड़े महंगे गिफ्ट उनको देते थे, और अनकंडीशनल डेडिकेशन दिखाने के लिए अनकंडीशनल ट्रिब्यूट्स प्रेजेंट करते थे। वो कुछ भी हो सकता है एज पर नायकास विल। So I think for today it is complete. Kindly all the students are requested to come onto the screen. अब जो चीज हमने कल पढ़ी है, मतलब टुडे द थिंग्स व्हिच वी हैव रेड टुडे, वी विल टेक अ फैक्ट चेक ऑफ इट टुमारो। इसका फैक्ट चेक हम कर लेंगे, अंडरस्टूड? और आई थिंक नियर बाय दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड डे आफ्टर टुमारो। आई सपोज डे आफ्टर टुमारो दिस चैप्टर विल बी, सपोजिंगली, शुड बी